महज 6 महीने पहले शहर में फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुल के एक हिस्से के गिरने के बाद दिसंबर में पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया था। 3 महीने बाद भी पुल की मरम्मत नहीं होने का विरोध करते हुए शिवसेना के ठाकरे गुट के शहर प्रमुख राजेश मिश्रा के नेतृत्व में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस मौके पर भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। जेल चौक और अकोला क्रिकेट क्लब के बीच फ्लाईओवर का निर्माण किया गया, लेकिन मूर्तिजापुर की ओर जाने वाली लैंडिंग में पानी की पाइपलाइन के फूटने से यह रास्ता बंद हो गया और अब अंडरग्राउंड सड़क पर पानी जमा होने से वो मार्ग भी बंद हो गया। ऐसे में फ्लाईओवर का कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। पिछले 3 महीने से लैंडिंग की मरम्मत नहीं होने के कारण शिवसेना की ओर से शहर प्रमुख राजेश मिश्रा के नेतृत्व में अशोक वाटिका चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस रास्ता रोको आंदोलन के चलते लगभग 1 घंटे यातायात बाधित रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की। यांचे खासदार आमदार आहेत, महानगरपालिकेमध्ये यांची सत्ता होती 7.5 वर्ष, सध्या पण ते सत्तेमध्ये आहेत। मला हे लोकांना आश्चर्य वाटायला पाहिजेच नाही की हे पूल 6 महिन्यात खचला, कारण की या शहरामध्ये असा प्रकारचा भ्रष्टाचार झालेला आहे की संध्याकाळी रस्ता होते आणि सकाळी फुटते। त्या आम्हाला कोणताही त्यांच्यापासून कोणतीही आशा नाही आहे, तरी 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण ही जे वारसा बौद्ध बाळासाहेबांची आम्ही घेऊन चाललो, त्यामुळे आज आम्ही अकोलाकरांसाठी हे आंदोलन आम्ही छेडण्यात आलेलं आहे। या पुलासाठी आंदोलन यासाठी आम्ही केलेलं आहे, कारण की या पुलामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे। या पुलामध्ये जे इथले प्रतिनिधी आहेत त्यांचा हात यामध्ये ओढा झालेला आहे, कारण की 6 महिन्यापासून हा पूल बंद आहे, तरी कोणत्याही जनप्रतिनिधी यावर काही बोलत नाही। याचा अर्थ असा आहे की यांचा हात कुठेतरी ओढा आहे। त्यासाठी आम्ही आज आंदोलन केलेलं आहे। ज्यापर्यंत कुणी येथे येत नाही आणि हा पूल कधी सुरू करता, यावर चौकशी का लावत नाही, चौकशी कधी लावता, तेपर्यंत आम्ही इथून जाणार नाही। देश के सर्वोच्च न्यायालय में सत्ता संघर्ष को लेकर चल रही न्याय के फैसले को लेकर स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी दुर्भाग्य की बात है। राज्यपाल की एक अलग गरिमा होती है, ऐसी प्रतिक्रिया तुपकर ने दी। देश की सर्वोच्च अदालत में सत्ता संघर्ष को लेकर चल रहे न्याय के फैसले को लेकर स्वाभिमानी किसान संघ के नेता रविकांत तुपकर ने कहा कि इस देश में न्याय सत्य का पक्ष कौन लेगा, सभी में असुरक्षा की भावना है। रविकांत तुपकर ने विश्वास व्यक्त किया कि न्याय देवता सत्ता संघर्ष पर सत्य के पक्ष में फैसला देंगे, तो राज्यपाल के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाना दुर्भाग्य की बात है। राज्यपाल की एक अलग गरिमा होती है। साथ ही ये भी कहा कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का ऐसा काम करना गलत है। ते तर सुप्रीम कोर्टाने जर अशा पद्धतीने राज्यपालांवर ताशेरे ओढलेले आहेत, तर ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे। राज्यपालाला एक गरिमा असते, त्या पदाला एक वेगळं महत्त्व असतं आणि राज्यपालांच्या हातून अशा पद्धतीने चुकीचं काम होणं हे म्हणजे खूपच गैर आहे आणि महाराष्ट्राला न शोभणार आहे, कारण महाराष्ट्र देशाच्या राजकारणाला दिशा देणार आहे। आतापर्यंतच्या कुठल्याच राज्यपालांनी अशा पद्धतीचं वर्तन या महाराष्ट्रामध्ये केलेलं नाही आहे। त्यामुळं खऱ्या अर्थानं म्हणजे राज्यपालांना आणि महत्त्वाच्या पदावर काम करणाऱ्या सगळ्याच लोकांना सुप्रीम कोर्टाने जे काही कान टोचले, हे सगळ्यांनी याचा बोध घेऊन सगळ्यांनी आत्मचिंतन केलं पाहिजे असं मला वाटतं। नाही आता मी काही ज्योतिषी नाही, निकाल काही होऊ शकतो ते सांगायला, परंतु एकंदरीतच सामान्य माणसाची भावना अशी झालेली आहे की या देशामध्ये म्हणजे सत्याला न्याय कधी मिळेल, सत्याची बाजू कोण घेईल, अशी एक प्रत्येकाच्या मनामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली आहे। मला विश्वास आहे की न्याय देवता 100% सत्याच्या बाजूने त्या ठिकाणी निर्णय देईल। केंद्र सरकार के आधार मूल्य योजना के तहत नाफेड द्वारा चना खरीदा जाएगा। इसके लिए बुल्ढाना जिले में 11 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। चने की खरीद 14 मार्च से 11 जून तक शुरू रहेगी। स्वीकृत 11 खरीदी केंद्रों में तहसील किसान सहकारी खरीद बिक्री समिति लिमिटेड बुल्ढाना, लोनार, महकर, शेगांव, संग्रामपुर, कृषि उपज मंडी समिति संग्रामपुर, केंद्र वारंबड़ बकाल, सोनपाउल एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी अंजनी खुर्द, केंद्र साखर खेरडा, संत गजानन कृषि विकास, किसान उत्पादक कंपनी मोताला, स्वराज्य कृषि सहकारी समिति चिखली, बेबी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किनगांव जट्टू, माजिजाऊ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सिंदखेड़ राजा को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला विपणन अधिकारी ने पंजीकरण शुरू करने का आदेश दिया है। जिला विपणन अधिकारी MG काकड़े ने पंजीकृत किसानों से SMS प्राप्त होते ही अपने चने को खरीद केंद्र पर ले जाने की अपील की है। मारुती काकडे, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी बुलढाणा। हंगाम 2022-23 मध्ये नाफेड अंतर्गत मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे जिल्ह्यात 12 केंद्र सुरू झाले आहे। आज अखेर 12 केंद्रावर शेतकऱ्यांनी
19,058 शेतकऱ्यांनी नोंद केलेली आहे. दिनांक 14 तारखेपासून केंद्र खरेदीला प्रत्यक्षात सुरुवात झालेली आहे. शेतकऱ्यांनी खरेदीची मुदत 31 मार्च अखेर असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त नोंद करून माल नाफेडला देण्यात यावा. वंचित आघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों के चल रहे आंदोलन को भेंट दी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन लागू करने के लिए आंदोलन को वंचित बहुजन आघाड़ी का समर्थन है और कर्मचारियों के पीछे मजबूती से खड़ा है। पिछले 4 दिनों से अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दे रहे सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान पुरानी पेंशन के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए का बोझ ज्यादा नहीं है। पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के समन्वयक भी इस बात पर सहमत हो कि भार कितना होगा। 13,000 करोड़ कर्मचारी पेंशन के तौर पर मांग रहे हैं तो मंजूरी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अशी असणारी परिस्थिती आहे। तेव्हा अगोदरच्या कालावधीमध्ये इंटरेस्ट ज्याला आपल्याला म्हणता येईल की नॉन कमवत्या वयामध्ये मी गेलो तर इंटरेस्ट आपल्याला असणारा त्या ठिकाणी जगवत होता अशी असणारी परिस्थिती आहे। परंतु 1990 नंतर बँकिंग सेक्टर आणि इन्व्हेस्टमेंट सेक्टर याच्यामधला जो असणारा फरक आणला त्यामध्ये बँकेचा इंटरेस्ट दर कमी करण्यात आला आणि शेअर मार्केट असेल, म्युच्युअल फंड असतील, इतर सगळ्या ज्या काही इन्व्हेस्टमेंटच्या फायनान्शियल गोष्टी आल्या त्याच्यामध्ये असणारा प्रायव्हेट पेन्शन स्कीम सुद्धा त्या ठिकाणी LICs मार्फत आणि इतर मार्फत आल्या। ते सगळं मार्केट असणारं वाढवण्यात आलं अशी असणारी परिस्थिती आहे। आपण नेहमीच बघत असतो की हे जे फायनान्शियल मार्केट आहे हे अत्यंत असणारं वॉलेटाइल मार्केट आहे अशी असणारी परिस्थिती आहे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अकोला शहर के सर्वोपचार रुग्णालय में एक महिला ने शौचालय में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस महिला की 15 दिन की बच्ची सर्वोपचार रुग्णालय में भर्ती थी। इस महिला के लापता होने की शिकायत पुलिस थाने में 3 दिन पहले दर्ज हुई थी। अकोला के सर्वोपचार केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल के शौचालय में एक 25 वर्षीय महिला का शव दिखाई दिया। दरअसल वाशिम जिले की पंचशील नगर निवासी 25 वर्षीय गोदावरी राजेश खिल्लारे ने शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस महिला के लापता होने की शिकायत 15 मार्च को दर्ज कराई गई थी। हालांकि यह महिला अपने 15 दिन की बच्ची के इलाज के लिए सर्वोपचार केंद्र आई थी। महिला के परिजनों का आरोप है कि लड़की होने की वजह से उसका ससुर उसे प्रताड़ित कर रहा था। सर ते घरचा मानसिक त्रास असल्यामुळे आत्महत्या झाली। मानसिक त्रास म्हणजे नेमकं काय? म्हणजे घरचा प्रॉब्लेम त्याच्या काय त्रास काय होता? ते मला नाही सांगितलं कधीच। आता त्यांना मुलगी झाली आणि मुलगी झाल्यामुळे त्यांच्या घरी काही ते नाही माहिती। तुमचं बोलणं झालं असेल? नाही तसं काय म्हणजे माईन बहिणीची भेटच नाही झाली। हा काय मागणी आहे? ते मागणी सर या गोष्टीवर निकाल लागला पाहिजे, बस हीच मागणी आहे आपली। तक्रार या स्त्रीबद्दल 15 तारखेला आपल्या इथे तिच्या सासूने मिसिंग दाखल केली होती आणि आज आपल्याला माहीत झालं, सकाळी माहीत पडलं GMC प्रशासनाकडून की असं ती कुणीतरी बाई स्वीपर गेली होती तिथे। 3 दिवसापासून त्या वार्डामध्ये कोणी गेलं नहीं आणि आज कुणीतरी गेलं त्यामुळे तिला दिसली थी। अकोला में एक हटके नामकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बच्चे का नाम रखा गया शंभू। आखिर कौन है यह शंभू और आखिर क्यों इतने हटके था शंभू का यह नामकरण कार्यक्रम? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं अकोला के इस हटके और अनोखे नामकरण कार्यक्रम में। नामकरण की निमंत्रण पत्रिका, नामकरण के लिए रंगी बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया मंडप, नामकरण के लिए मेहमानों से भरा मंडप, साथ ही मेहमानों के लिए खास खाद्य पदार्थों की मेजबानी। ये तस्वीर है अकोला के रघुवीर नगर के डॉक्टर गजानन टिकार के घर की। डॉक्टर टिकार के घर की लाडली नंदिनी ने 5 मार्च को एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया शंभू। पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर के महीने में डॉक्टर टिकार के माता पिता की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद पहली बार शंभू के रूप में टिकार परिवार के घर में खुशी का माहौल है। आज आमच्या घरी 12 दिवसा अगोदर एका बाळाचा गोळच जन्म झाला। आमची गाय आहे नंदिनी, तिचा
आजपर्यंत 3 महिन्या अगोदर आमचे आई आणि वडील दोघंही वारले. आमच्या घरात पूर्ण दुःखाचं सावट होतं. कोणी कोणासोबत बोलत नव्हतं, कोणी झोपत नव्हतं रात्री. पण आज आमच्या आईची सुद्धा इच्छा होती की बा मुलाला गाईला पूर्ण बाळ व्हावं. त्याच्यामुळे गाईला बाळ झालं आणि आमच्या घरातले पूर्ण दुःख जे असतात ते पूर्ण निवारण झालं. म्हणजे आज आम्ही एकामेकासोबत बोलतो, हसतो, खेळतो. ते छोटं शंभू बाळ आहे आमचं, 12 दिवसाचं आहे. पूर्ण घरात येते, माझ्या मिसेसच्या मागे मागे फिरते. बस म्हटलं की बसते, कधी सोफ्यावर जाऊन बसते, कधी लहान बाळासारखी सू करते. म्हणजे आमच्याला अशी काही किळस नाही, काहीच नाही. त्या गाय सुद्धा त्याच्या मागे मागे येते. पूर्ण घरात उठणं बसणं, जसं आमचं आपण लहान बाळाला जसं घरात वावरतो तसं पूर्ण घरात वावरते ते. डॉक्टर टिकार की मां शोभा का निधन 27 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसके बाद 1.5 महीने के भीतर 6 दिसंबर को उनके पिता साहेबराव का भी निधन हो गया। डॉक्टर टिकार पेशे से आयुर्वेद विशेषज्ञ है। नंदिनी अपने परिवार में सभी की लाडली गाय है। नंदिनी कर्नाटक में पाए जाने वाली कोंगनुरु नस्ल की गाय है। इसी नंदिनी ने हाल ही में एक बछड़े को जन्म दिया है, जिसने पूरे टिकार परिवार को खुशियों से भर दिया है। जे सासू सासरे गेल्यानंतर 3 महिने आमच्या घरात खूप दुःखाचं हे होतं. आता आमच्या इथे गाय आली नंदिनी म्हणून, तिने बाळाला जन्म दिला गोजीरवाणी. तर त्याचं आम्ही आज नामस्करण केलं. तो आमच्या घरात म्हणजे लेकरासारखाच वावरते, सगळ्या घरात खेळते, लहान मुलासारखा माझ्या मागे मागे फिरते. त्याला आई म्हटलं, म्हणजे शंभू म्हटलं की माझ्या मागे मागे येतात. मुलं म्हणतात आईजवळ जाय, तर आईजवळ येते, माझ्याजवळ येऊन बसते. म्हणजे खूप छान वाटत आहे. म्हणजे सतत आम्ही याच्याचकडे असतो बसलेलं. नाही तर आधी आम्ही म्हणजे कामाला हसणं म्हणून माहितीच नव्हतं. आता खूप चांगलं वाटत आहे घरात कार्यक्रम. हा कार्यक्रम बघून म्हणजे खूप म्हणजे हे वाटत आहे, आनंद झाला आज घरात. माहौर के दत्त शिखर के मुख्य पुजारी शंभू के नामकरण के समारोह में आए थे। मंत्रोच्चार और नामकरण गीत भी गाए गए और बछड़े का नाम रखा गया शंभू। इस कार्यक्रम में आए लोगों ने भी इस अनोखे नामकरण की सराहना की। आज प्रदीप साहेबराव टिकार यांच्याकडे पोंगरू नावाची गाय आंध्र प्रदेशमधून आणलेली आहे आणि त्या गाईला गोरं म्हणून एक जन्माला आलेला आहे. त्या गोऱ्याला आज 12 दिवस झाले. आपल्या हिंदू संस्कृतीची जाणीव ठेवून ह्यांनी गोमातेची जोपासना केलेली आहे आणि त्याचं आज बारसंसुद्धा केलेलं आहे. त्यांची आई शोभाबाई टिकार यांची खूप इच्छा होती की बुवा आपल्या घरी छोटी गाय असावी, काळी गाय असावी. हे त्यांनी आज त्यांचं स्वप्न साकार केलं, पण आज ते पाहायला नाही आहेत. प्रत्येक हिंदूंनी गाईचं संगोपन केलं पाहिजे. गाईचं शेण, गाईचं गोमूत्र हे अमृतापेक्षाही महान आहे. पण आजकाल ही संस्कृती लोप पावत आहे. तरी सर्व हिंदू भाविकांना मी विनंती करतो की सर्वांनी गाईचं पालन पोषण करावं. प्राणियों के लिए प्रेम और स्नेह होना भारतीय संस्कृति और परंपरा का मूल आधार है। वर्तमान स्थिति में टिकार परिवार ने हमारी इसी परंपरा को शंभू के नामकरण के माध्यम से समाज तक पहुंचाया है। संजय चक्रनारायण, यूसीएन न्यूज, अकोला। विदर्भ के अमरावती में केंद्र सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्र के इस फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी का आभार माना और इस पार्क की वजह से कपास उत्पादक किसानों के अच्छे दिन आने की बात कही। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कॉटन बेल्ट में इस मेगा टेक्सटाइल पार्क के आने से किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस पार्क के लिए इकोसिस्टम को पहले ही तैयार किया जा चुका है। अकेले इस पार्क की वजह से 10,000 करोड़ का निवेश आएगा, जबकि 1 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र में अमरावती में मेगा टेक्सटाइल पार्क मंजूर किया। इस पार्क के कारण करीबन 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। 1 लाख लोगों को सीधे और 2 लाख लोगों को इनडायरेक्टली से 3 लाख लोगों को इसके कारण रोजगार मिलेगा। और विशेष रूप से सारा कॉटन बेल्ट है, तो हमारे जो किसान है उन किसानों को भी इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक महाराष्ट्र को बहुत बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अमरावती में H3N2 वायरस से संक्रमित एक मरीज मिला है। फिलहाल मरीज का इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति स्थिर है।
अमरावती शहर में H3N2 वायरस का पहला पॉजिटिव मरीज मिला है। सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ही इस वायरस के भी लक्षण हैं। सर्दी, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना जैसे लक्षण होने पर डॉक्टरों से सलाह लेने की जरूरत है। शहर में पहला H3N2 वायरस संक्रमित मरीज मिलने से प्रशासन भी हरकत में आ गया है। वैसे मरीज को ज्यादा तकलीफ नहीं है, फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में है। पुरानी पेंशन योजना के लिए सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल अभी भी जारी है। शुक्रवार को हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। 1 नवंबर 2005 के बाद ज्वाइन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग करते हुए 14 मार्च से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू है। अमरावती जिले के 37 संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया है और जिले के 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल की वजह से सरकारी कार्यालयों में कामकाज लगभग ठप पड़ चुका है। सरकार तक अपनी मांग को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए शुक्रवार को हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर भव्य मोर्चा भी निकाला। करीब 1.5 घंटे तक चले इस मार्च में हजारों कर्मचारी शामिल हुए। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अकोला न्यूज़।